नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के स्टॉक मार्केट बिजनेस एंड फाइनेंशियल अपडेट्स में। मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ दुनिया भर की सारी ऐसी खबरें 10 से 12 मिनट में जो आपके फाइनेंसेस को इम्पैक्ट करती हैं। मतलब आपको पर्सनल लेवल पे कुछ प्रॉफिट या लॉस हो सकता है इन सारे इवेंट्स से, भले ये फाइनेंशियल इवेंट्स हो या फिर ये कोई पॉलिटिकल इवेंट हो या इकोनॉमिक इवेंट हो। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आप रोज़ ऐसे वीडियोस को देखना चाहते हैं तो। शुरुआत करूंगा सबसे पहले आर्टिकल से, एंड काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है बट ठीक है। वी आर वेरी क्लोज टू अ ट्रेड डील, यूएस के साथ ट्रेड डील हो सकती है बहुत ही जल्द। शेयर मार्केट रिसेंटली अगर आप देखोगे लास्ट वीक तो इसी न्यूज पे काफी तेजी से ऊपर गया। एक बढ़िया 26,000 निफ्टी ने क्रॉस किया, यही सुनकर के कि ट्रेड डील बड़ी जल्दी पॉसिबल है। जितना एक्सपेक्टेशन था उससे ज्यादा पास है हम लोग तो। बहुत ही पास है ट्रेड डील के, दोनों साइड्स अभी प्रपोज एग्रीमेंट पे वर्क कर रहे हैं एंड वॉशिंगटन के साथ अच्छी खासी बातचीत चल रही है, काफी डिस्कशन भी हुआ है पिछले हफ्ते। तो ज्यादा डिफरेंस अब रह नहीं गया है दोनों के बीच में, दोनों पार्टीज के बीच में, एंड काफी तेजी से प्रोग्रेस भी हो रहा है। अब कुछ कंटेंशियस इशू थे जैसे एग्रीकल्चर वगैरह था, ठीक है, तो वहां पे कोई कॉमन ग्राउंड ये लोग ढूंढ रहे हैं। और अगर आप बात करोगे ये सारी जो मतलब ये पूरा जो इंफॉर्मेशन मिला है ये डायरेक्टली हमारे कॉमर्स मिनिस्टर से मिला है पीयूष गोयल जी से। तो इट्स सॉलिड, हम बोल सकते हैं कि ये ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल रूमर ही है। ऑफ कोर्स इन्होंने पहले भी ऐसे स्टेटमेंट्स दिए हैं एंड अचानक से यूएस ने सरप्राइज कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, और टैरिफ्स और ज्यादा बढ़ा दी है, 50% की पेनल्टी तक लगा दी। जहां हमें लग रहा था कि 15% होने की बात हो रही है, उल्टा और बढ़ के 50% हो गया वो। बट स्टिल अब हमें लगता है कि इट इज क्लोज। तो इन्होंने कहा कि हम जल्दीबाजी में डील्स नहीं करते, हम डेडलाइन के साथ, कोई हमें अगर डेडलाइन देगा हम तब डील नहीं करेंगे, और कोई अगर हमारे कान पे बंदूक रख के कहेगा कि आप ये डील करो तब भी हम डील्स नहीं साइन करेंगे। हम रश नहीं कर सकते, हम जल्दीबाजी में डिसीजन नहीं लेंगे, ना हम प्रेशर में डिसीजन लेंगे, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि अभी कैसे ओवरकम करना है चीजों को, नए मार्केट्स भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, स्ट्रॉन्गर डिमांड इंपेटस देख रहे हैं विद इन इंडियन इकोनॉमी, एंड क्लियरली इन्होंने मेंशन किया कि किस तरीके से इंडिया डील करेगा और किस तरीके से इंडिया सोचता है। उन्होंने कहा हम लॉन्ग टर्म सोचेंगे और उस हिसाब से ही हम यहाँ पे डील करना चाहेंगे यूएस के साथ भी। तो दोनों कंट्रीज अभी रेजोल्यूशन नेगोशिएट कर रही है एंड जो भी पेंडिंग इश्यूज है लग रहा है कि इस बार खत्म हो जाएंगे दोनों के बीच में। सो एक बढ़िया ट्रेड डील आ सकती है। 15 से 16% तक का हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे ऊपर टैरिफ होगा, जो काफ़ी बेटर होगा हमारे नेबरिंग कंट्री से। जैसे कि जो कंपटीटर्स हैं हमारे कुछ स्पेसिफिकली कुछ सेक्टर्स में, जैसे बांग्लादेश हो गया और आसपास वियतनाम वगैरह देख लीजिए आप, राइट, इंडोनेशिया है या मलेशिया है, इन सबसे हम स्पेसिफिक चीज़ों में compete करते हैं, ओवरऑल नहीं। तो काफ़ी बढ़िया एडवांटेज हमें मिल सकता है। तो मार्केट यहाँ से काफ़ी अच्छा देखते हैं कि अगर रिएक्ट करे तो मज़ा ही आ जाए। अब बात करूँगा अगले आर्टिकल की, और ये है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में। मैंने ऑयल के बारे में एक्सटेंसिव आर्टिकल कवर किया कि ऑयल 5% क्रूड ऑयल ऊपर क्यों है, और रशिया के ऊपर जो नए सैंक्शंस लगे हैं, दो सबसे बड़ी कंपनीज हैं वहाँ की, उन पर जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज है उस पर टैरिफ लगा है। तो उससे सबसे ज़्यादा फर्क रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को पड़ा है इंडिया में। क्यों? क्योंकि हमारी जो स्टेट रन कंपनी थी उनका ऐसा कोई था नहीं, रशिया से कोई ज़्यादा बड़ा इनपुट आ नहीं रहा था उनके पास, वो नहीं परचेज करी थी रशिया से। बट रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने काफ़ी ऑयल परचेज किया है रशिया से, सस्ते दाम पर मिल रहा था, और रिफाइनर बहुत कम मार्जिन कमाता है, तो ये तो बहुत ही बढ़िया उसके लिए प्रॉफिटेबल मैं कहूँगा वेंचर रहा है। तो अब इनका कहना है सैंक्शंस लगने के बाद कि जो भी कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स है हम उसे मीट करेंगे। जब यूनाइटेड स्टेट्स ने सैंक्शंस लगाए उसके बाद इनकी तरफ से स्टेटमेंट आया है, और रॉजनेफ्ट एंड लुकोइल, याद रखना आप, इन दोनों कंपनीज के ऊपर सैंक्शन लगे हैं जो करीब 3 मिलियन बैरल्स पर डे एक्सपोर्ट करते हैं। तो जो रीसेंट वेस्टर्न सैंक्शंस आए हैं रशिया पर, रिलायंस की लॉन्ग टर्म डील थी इनके साथ कि 5 लाख बैरल्स पर डे बाय करेंगे क्रूड ऑयल का फ्रॉम रॉजनेफ्ट। तो जो सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो इवॉल्व करते हैं चेंजिंग रेगुलेटरी कंडीशंस की वजह से, इनका कहना है। तो उन्हें कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, पूरी तरीके से कमिटेड है और बड़े आराम से ये जो अधियरेंस है उसे मेंटेन कर पाएंगे। जो नए चेंजेस आए हैं, जो यूएस के सैंक्शंस आए हैं, उसे ये आराम से कंप्लाई कर पाएंगे, इनका ये कहना है। तो मैं बता दूं रिलायंस के पास दुनिया की लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड सिंगल साइट रिफाइनरी है, ठीक है, जामनगर में, और इनके पास कैपेसिटी है कि ये 1.4 मिलियन बैरल्स पर डे प्रोड्यूस कर सकते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लार्जेस्ट इंपोर्टर है रशियन ऑयल का अमंग इंडियन ऑयल रिफाइनिंग कंपनीज अकॉर्डिंग टू मैरीटाइम इंटेलिजेंस फर्म केपलर, और करीब 7,02,000 बैरल्स पर डे इन्होंने क्रूड इंपोर्ट किया है रशिया से इन सितंबर, कंपेयर्ड विद कलेक्टिव इंपोर्ट्स ऑफ अराउंड 5 लाख बैरल्स पर डे बाय स्टेट रन इंडियन
रिफाइनर्स। तो इन्होंने नोट किया है अभी रिसेंट रेस्ट्रिक्शंस अनाउंस किए गए हैं यूरोपियन यूनियन द्वारा, इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम ने अनाउंस किए हैं कुछ रेस्ट्रिक्शंस एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑन क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स फ्रॉम रशिया एंड एक्सपोर्ट ऑफ रिफाइंड प्रोडक्ट्स टू यूरोप। तो रिलायंस करेंटली असेस कर रहा है इम्प्लीकेशंस और इंक्लूड कर रहा है नए कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स को, और रिलायंस ने कहा कि वो एड्रेस करेगा रिसेंट जो सैंक्शंस लगे हैं, और कॉन्फिडेंट है कि ओवरऑल जो इनकी डाइवर्सिफाइड क्रूड सोर्सिंग स्ट्रैटेजी है वो उसकी वजह से स्टेबल रहेगा, जो इनका पास जो इनपुट आ रहा है वो भी स्टेबल रहने वाला है, रिलायबल रहने वाला है। तो रिलायंस काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि वो नेविगेट कर लेगा जो नए सैंक्शंस लगे हैं। ऑल्दो रशिया से ऑयल इंपोर्ट करने के बाद इन्हें काफ़ी फायदा हो रहा था, बट रिसेंटली जो मार्जिन थे प्रॉफिट के रशिया के से इंपोर्ट करने के बावजूद वो बहुत ज़्यादा मार्जिन रह नहीं गए थे, ऐसा कहना है काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स का। ऑल्दो तो स्टेट रन रिफाइनर्स को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला क्योंकि वो इंपोर्ट कर नहीं रहे थे, बट यस प्राइवेट कंपनीज जो थी ऑफ कोर्स वो यहाँ पे लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स करके बैठी थी, तो ज़रूर कॉन्ट्रैक्ट्स में कुछ ना कुछ ऐसा होगा जहाँ पे इन्होंने कहा होगा कि अगर रेगुलेटरी चेंजेस आएंगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये इवॉल्व होंगे जैसा इन्होंने लिखा है, तो दैट इज़ वाई दे आर वेरी कॉन्फिडेंट। अब ये भी रिलायंस से रिलेटेड है, जियो प्लेटफॉर्म्स के बारे में। जियो प्लेटफॉर्म्स की वैल्यूएशन हो सकती है करीब $150 बिलियन बाय FY27। जियो प्लेटफॉर्म्स लाइकली वैल्यूएशन कर सकता है ये $148 बिलियन का बाय द टाइम इट गोज पब्लिक ऑन बैक ऑफ स्ट्रॉन्ग फ्री कैश फ्लो। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फ्री कैश फ्लो रहने वाला है इनके पास, और डीलेवरेजिंग होगी। डीलेवरेजिंग का मतलब होता है कि लोन को ये खत्म करेंगे, और इन्होंने अपने वैल्यूएशन मल्टीपल्स को रेज किया है फॉर भारती एयरटेल ओइंग टू सस्टेनेबल ग्रोथ रही है। एक तो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर में ARPU, टेलीकॉम इंडस्ट्री को जब भी हम लोग इवेलुएट करते हैं तो ARPU देखते हैं, तो पर कस्टमर कितना पैसा कमा रही है ये कंपनी। एंड ओवरऑल अगर आप देखोगे तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट आया है जियो के एवरेज रेवेन्यू पर यूजर में। प्लान्स महंगे हो रहे हैं तो ऑफकोर्स पैसे ये कमा रहे हैं। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री चेयरमैन जो है मुकेश अंबानी, उनका कहना था अगस्त में ग्रुप के एनुअल जनरल मीटिंग में कि जो प्रिपरेशंस हैं वो शुरू हो गए हैं कि रिलायंस जियो को लिस्ट कर दिया जाए फर्स्ट हाफ ऑफ 2026 में। एंड जियो जो RIL का टेलीकॉम आर्म है और ग्रुप का डिजिटल बिजनेस है, ये हाउस है अंडर जियो प्लेटफॉर्म। तो जियो प्लेटफॉर्म के अंदर ही जियो हमारा ये टेलीकॉम भी आता है। एंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होगी वो प्रीमियम वैल्यूएशंस पे आएंगी, जो जियो के वैल्यूएशन पर होगी। ऑफ कोर्स आप देख सकते हो इस टाइम पे भारती एयरटेल का वैल्यूएशन क्या कहाँ पे चल रहा है और कहाँ से कहाँ तक का मूव आया है। सो विल एक्सपेक्ट कि जियो प्लेटफॉर्म्स भी काफ़ी अच्छा करेगा, जियो टेलीकॉम बहुत अच्छा करेगा। एंड अर्लियर इन्होंने 1.52 ट्रिलियन रुपीज रेज किए थे, इन्होंने 1.5 लाख करोड़ रेज किए थे। मैं आपको बता देता हूँ 13 इन्वेस्टर्स है, जिसमें फेसबुक था, गूगल था, सिल्वर लेक, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज थी। उनसे इन्होंने 32% स्टेक सेल किया था और ओवरऑल इतना था 1.5 लाख करोड़ रेज किए थे। मेटा करीब 10% होल्ड करता है जियो में, गूगल के पास है 7.7%, ठीक है, और बाकी PE इन्वेस्टर्स है उनके पास है 16%। तो जियो प्लेटफॉर्म्स करेंटली 66% कौन ओन करता है? रिलायंस इंडस्ट्रीज ओन करता है। तो इन्होंने अपने जो एस्टिमेट्स और वैल्यूएशंस हैं वो शिफ्ट किए हैं टू JPL कंसोलिडेटेड, एंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो एबिटा वगैरह है ये CAGR इसका होगा करीब 18% से 21% का ओवर FY25 से लेकर के 28 तक एस्टिमेटेड है। तो काफ़ी अच्छा CAGR एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये एबिटा में। और टेलीकॉम बिजनेस का था ये कह रहे हैं कि जो ROC एक्सपेंशन है वो इन्फेक्शन पॉइंट पे भी आ जाएगा और 21.4% तक हो जाएगा। तो फंडामेंटल्स अगर मैं बोलूँ तो काफ़ी अच्छी एक्सपेक्टेशंस हैं। और इंडिया में आप देखोगे तो कोई बहुत बड़ी ज़्यादा टेलीकॉम कंपनीज तो बच नहीं रही हैं, 2 ही है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा इन्होंने अपने लिए एनवायरनमेंट क्रिएट किया है और काफ़ी लंबे समय तक मुझे नहीं लगता कि कॉम्पिटिशन आने वाला है इसमें। तो ये बड़े आराम से पैसे कमाने वाले हैं, बिल्कुल जम के पैसे कमाने वाले हैं, स्पेसिफिकली कौन? टेलीकॉम कंपनीज। और तभी इनके शेयर प्राइस पे भी हमें ये देखने को मिला है। इंडियन रिफाइनर्स की बात हो रही है, दे आर लाइकली टू बाय मोर ऑयल फ्रॉम वेस्ट एशिया एंड आफ्टर रशिया सैंक्शंस। तो अब रशिया पे सैंक्शंस लगे हैं। रशिया 35%, अगर आप देखोगे इंडिया का जो ऑयल परचेज है उसका 35% रशिया से आ रहा है। और 2 साल पहले की अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ 0.2% हमें रशिया से हम लोग इंपोर्ट करते थे। तो यहाँ पे अब ये शिफ्ट फिर से आने वाला है क्योंकि रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगे हैं। तो इंडियन रिफाइनर्स अब प्रोक्योर करेंगे एडिशनल क्रूड ऑयल कहाँ से? वेस्ट एशिया से, जैसे इराक, सऊदी अरेबिया, UAE, जब USA ने सैंक्शंस लगा दिए।
तो ये वन ऑफ द स्ट्रिक्टेस्ट मेजर है यूएस गवर्नमेंट द्वारा अगेंस्ट रशिया जब से यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ है, रशिया यूक्रेन वॉर 2022 में। एंड इंडिया और टर्की दोनों ही ऑयल इंपोर्ट्स को कट करेंगे, कहाँ से? रशिया से, एंड जो कैंसिल करेंगे अपने रशियन परचेजेस को। एंड ओवरऑल अगर आप देखोगे तो जो ओपेक है उसका कहना है कि वो वेल पोजिशन्ड है कि वो एडिशनल डिमांड को मीट कर लेगा, इंडियन डिमांड को भी मीट कर लेगा, क्योंकि इंडिया का कंसर्न ये है कि इतने बड़े सप्लायर को अगर आप कट कर दोगे ना ग्लोबली तो ऑयल के दाम बहुत बढ़ जाएंगे। कल ही 5% बढ़े हुए थे, तो ये भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंडिया अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में सोचेगा। 150 करोड़ लोग हैं जिन्हें हमें फीड करना है, एंड दे आर डिपेंडेंट ऑन एनर्जी ऑन आउटसाइडर्स। इंडिया कंप्लीटली डिपेंडेंट है अगर मैं बोलूँगा क्रूड ऑयल के लिए और दूसरी कंट्रीज पे, तो ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सो लेट्स सी, एंड आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर आप इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।